के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम अब थ्योरेटिकल चैप्टर 5 के थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की तरफ चलेंगे, जिनमें हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में कितनी तरह की फर्दर टाइप्स हैं और इनके कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल की असाइनमेंट जो थी, जिसमें आपको डिफरेंट इक्विलिब्रियम में डायग्राम ड्रा करने के लिए कहा गया था। 3 डायग्राम्स थी हमारी परफेक्ट कंपटीशन की और 3 डायग्राम्स थी हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन की। इनमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम फेस की हो, आपने पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब ये जहन में रखिएगा कि हम जो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन के आगे फर्दर डिस्कशन। अगर अब इसमें किसी जगह पे ये कंसेप्ट आए कि परफेक्ट कंपटीशन की फर्म फॉर एग्जांपल नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है और वहां पे डायग्राम भी बनी हो या बनानी हो हमने, तो क्या मुझे वो डायग्राम आपको दोबारा सिखानी चाहिए कि कैसे बनेगी, या सिर्फ मेंशन कर दूं कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट की डायग्राम बनेगी? आप समझ जाएंगे कैसे बनेगी। चलिए, आपको याद होगा जो हमने जब ये चैप्टर 5 स्टार्ट किया था तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फर्म बताई थी कि फर्म की कितनी टाइप्स हो सकती है, टाइप्स ऑफ फर्म। तो उसमें हमने पढ़ा था फर्म की 2 बड़ी टाइप्स है। एक फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और दूसरी है फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन, जो फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म जो है, इसकी तो फर्दर कोई टाइप नहीं है, लेकिन जो फर्म अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोपोली। मोनोपोली। अब हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर 5 है, उसमें हमने पहले परफेक्ट कंपटीशन को डिस्कस करना है डिटेल में, इसके बाद इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर ओलिगोपोली को, और फिर इसके बाद मोनोपोली को। इसके बाद हमारा चैप्टर 5 क्लोज हो जाएगा। यानी हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे सिलेबस में, फर्म इक्विलिब्रियम, अब उसमें हमारे रिमेनिंग कंसेप्ट क्या है? रिमेनिंग कंसेप्ट ये है कि हमने टाइप्स ऑफ फर्म के बारे में इनकी थ्योरीज को समझना है, थ्योरेटिकली इनके कंसेप्ट्स को। और टाइप्स, 2 बड़ी टाइप्स ऑफ फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। 1 बाय 1 हर टाइप को समझेंगे और उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबली इसमें 6 के करीब लेक्चर्स हमारे और लगेंगे इन चारों को डिस्कस करते हुए। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन आज के लेक्चर में खत्म नहीं हो सकेगा, इसके कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमें कल कवर करेंगे, तो ये कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। तो जहन में रखिए, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। जी, तो स्टार्ट करें। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट को कहते हैं जिसमें जो फर्म्स काम कर रही हैं वो क्या है? वो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फर्म्स की तादाद क्या है? बहुत ज्यादा, बेतहाशा, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है जो सेल कर रही हैं। भाई किसको सेल कर रही है? होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? जो एक जैसी हो। अच्छा, मैं यहाँ पे एहतियातन एक जैसी का लफ्ज यूज कर रहा हूं, वरना इन ट्रू सेंस होमोजेनस का मतलब है जो एग्जैक्टली एक जैसी हो, जो एग्जैक्टली एक जैसी हो। ठीक है,
तो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो के सेल कर रही हैं चीजें कौन सी, जो एग्जैक्टली एक जैसी हो। लेकिन वो कहते हैं थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है एग्जैक्टली एक जैसे हो, प्रैक्टिकली दो चीजों का एग्जैक्टली एक जैसा होना तकरीबन नामुमकिन है, तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, जैसे वो कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, जो कि एक जैसी चीजें बेच रहे हो। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, कह रहा है वीट, गंदम, चिकन, एग मार्केट। इन मार्केट में आप देखें अंडे क्या हमें किसी चंद एक जगह से मिलेंगे या बेतहाशा जगह से मिल सकते हैं। अच्छा, एक जगह से एक दुकानदार से अंडे खरीदे, दूसरे दुकानदार से अंडे खरीदे, क्या दोनों में फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता नॉर्मली। हाँ, अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा खूर्द में लगा के देखे, आप कहेंगे सर ये देखिए ये अंडा छोटा ये बड़ा, फर्क हो सकते हैं कुछ इस तरह के। लेकिन नॉर्मल जो है इसे हम यूं कह लें कि तकरीबन एक जैसे हैं, तकरीबन एक जैसे। वरना कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर नहीं एग मार्केट में भी आगे फर्दर फर्क होता है, एक देसी अंडा होता है, एक विलायती अंडा होता है। ठीक है, तो हमने उस फर्दर डिस्कशन या फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, बेसिक कंसेप्ट को समझना है। नॉर्मली देखें एक जगह से वीट, चिकन या एग्स परचेज करें, दूसरी जगह से परचेज करें, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं हो। इसी तरह शुगर की एग्जांपल भी है, चीनी भी है, वो एक जगह से खरीदे दूसरी जगह से भी खरीदे, तकरीबन एक ही क्वालिटी होती है और वो बहुत सी जगहों से मिल जाती है। तो ऐसी मार्केट्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी फर्म को जो कि ऐसी मार्केट में ऑपरेट कर रही है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, सेल क्या करें, होमोजेनियस प्रोडक्ट। ये कंसेप्ट समझ आ गया। इसमें जो सबसे अहम समझने वाली बात है वो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और होमोजेनियस प्रोडक्ट। इसको फर्दर डिस्कस करते हैं आगे। कहता है डेफिनेशन तो आपने दे दी, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि कंडीशंस बताइए, फीचर्स बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए एक परफेक्ट कंपटीशन की, कि कैसे पता चलेगा ये फर्म परफेक्ट कंपटीशन वाली है, ये फर्म इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली है। कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट कंपटीशन की फर्म और इम्परफेक्ट कंपटीशन की फर्म में क्या फर्क है। तो जाहिर है हर फर्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जो परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है इसकी भी कुछ कंडीशन, कुछ फीचर्स हैं, इम्परफेक्ट के भी होंगे जो हम उस वक्त पढ़ रहे होंगे जब इम्परफेक्ट का टॉपिक कवर करेंगे। अभी तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन के कंडीशंस और फीचर्स, यानी एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, क्या खास बातें होंगी, या ऐसी मार्केट जो कि परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है उसकी कंडीशन या फीचर्स क्या होंगे। सबसे पहली चीज वो कह रहा है जो ऐसी मार्केट जो कि परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट है उसमें होंगे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स हैं तो वो किस चीज की निशानी है, परफेक्ट कंपटीशन की। ठीक है, ऐसी मार्केट या ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में फर्म्स हैं, सेलर हैं, जो कि तादाद ज्यादा है लेकिन फर्म्स क्या है, स्मॉल। उस मार्केट को क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। अच्छा, इसको कंपेयर कीजिए, एक मार्केट स्ट्रक्चर है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, ये निशानी है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की। हो सकता है आगे चल के पढ़े हम स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स, ये कंसेप्ट डिफरेंट है, ये कंसेप्ट डिफरेंट है, ये हो सकता है इम्परफेक्ट की निशानी हो। तो आपने लिखते हुए कंसेप्ट जहन में रखना है, जहां पे लार्ज नंबर तादाद ज्यादा है, स्मॉल फर्म छोटी छोटी है, तादाद ज्यादा है, फर्म छोटी छोटी, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और इसको खास तौर पे लिखते हुए जहन में रखना है कि इसे स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म के साथ मिक्स नहीं करना। आगे चलते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट। फर्म्स जो चीजें बेच रही हैं वो होंगी होमोजेनियस, यानी तकरीबन एक जैसी।
ठीक है, होमोजेनस को हम नॉर्मल इकोनॉमिक्स में क्लोज सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं। होमोजेनस को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं कि जो एग्जैक्टली एक जैसे हो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होंगी वो कौन सी होंगी, एक जैसी, यानी एक फर्म की प्रोडक्ट और दूसरी फर्म की प्रोडक्ट में फर्क नहीं होगा। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब ये है, ठीक है। जैसे आप एक जगह से चीनी खरीदे, दूसरी जगह से चीनी खरीदे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। एक जगह से अंडे खरीदे, दूसरी जगह से अंडे खरीदे, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। बाजार चले जाए, नॉर्मली जो खुला दूध होता है, एक दुकान से दूध खरीदे, दूसरी दुकान से दूध खरीदे, नॉर्मली दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये होमोजेनस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। होमोजेनस का कंसेप्ट ही ये है क्या, कि प्रोडक्ट एक जैसी हो। मार्केट में फर्म्स ज्यादा होंगी, फर्म्स ज्यादा होंगी, लेकिन उनकी प्रोडक्ट एक जैसी, सारी फर्म्स एक जैसी प्रोडक्ट ही बेच रहे होंगे। होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट का अपोजिट कंसेप्ट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक जैसी। इसका अपोजिट कंसेप्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। यानी अगर फर्म सेलर्स ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो तकरीबन एक जैसी हैं, कौन से वाला मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन। और अगर फर्म सेलर्स ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड है, मुख्तलिफ हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो होमोजेनस का अपोजिट कंसेप्ट क्या है, अब अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन शायद जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो वहां पे आए प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, ये अभी एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स को। जब इन फर्म्स को समझ लेंगे, इसके बाद हम फिर फैसला कर पाएंगे कि कौन सा कंसेप्ट किस फर्म पे अप्लाई होता है और क्यों अप्लाई होता है। दूसरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तीसरी कंडीशन परफेक्ट कंपटीशन की, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन मार्केट। के मार्केट में एंट्री फ्रीली और एग्जिट भी फ्रीली किया जाए। यानी अगर कोई नई फर्म, नई कंपनी, नया सेलर आना चाहे, आसानी से आ सकता है, और अगर छोड़ के जाना चाहे, आसानी से जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बाज़ औक़ात रोक टोक हो भी सकते हैं, कुछ फर्म्स को हम आने से रोक सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात किसी जगह पे, जैसे गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि जी अगर आप बैंकिंग मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, मार्केट कह लें, सेक्टर कह लें, एक ही बात, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग मार्केट में आना चाहते हैं तो आपको पहले हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बताइए, अगर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने ऐड कर दी तो क्या कोई भी सेलर, कोई भी फर्म आसानी से मार्केट में एंटर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अगर मार्केट में आसानी से एंट्री और एग्जिट दोनों फ्रीली हो, बगैर किसी रोक टोक के हो, तो ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो, किस मार्केट की, किस सेक्टर की? परफेक्ट कंपटीशन की। अच्छा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट का भी एक अपोजिट कंसेप्ट है, क्या? बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री का मतलब क्या है? रुकावटें खड़ी कर देना, रुकावटें। अच्छा, यहां पे ये देखिए, बैरियर्स टू एंट्री यानी आने वाली फर्म्स को रोकना, उसके लिए मुश्किलात पैदा करना। यहां पे इसका ये मतलब नहीं है कि कोई फर्म आएगी, कोई बंदा आके मार्केट में दुकान खोलने लगा है तो हम उधर बदमाश भेज देंगे, भाई इसको उठा के तोड़ फोड़ करो, जैसे फिल्मों में होता है, और उसे धक्के देके बाहर निकाल दो। ये बैरियर टू एंट्री नहीं है। यहाँ पे जो हम बैरियर टू एंट्री पढ़ेंगे वो होते हैं लीगल, इलीगल नहीं होते, वो होते हैं लीगल, वो होते हैं स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक वो होते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। लीगल बैरियर्स टू एंट्री क्या होते हैं? लीगल, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रक्चर, इलीगल नहीं होंगे। तो बताइए, अगर
फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो कौन सा सेक्टर, कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन। और अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है, दूसरे लफ्जों में बैरियर्स टू एंट्री है, बैरियर्स टू एंट्री है, तो ये कौन सी निशानी होगी? ये बैरियर्स टू एंट्री क्या हो सकते हैं? डराना धमकाना। फिर क्या हो सकते हैं? ये लीगल हो सकते हैं, ये स्ट्रेटजिक हो सकते हैं, ये स्ट्रक्चरल हो सकते हैं। अब इनके बारे में मजीद डिस्कशन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जैसे मैंने यहां पे कहा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म डिफरेंट कंसेप्ट है, जबकि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म डिफरेंट कंसेप्ट है। मैं आपको समझा ये रहा हूं, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट की बेस बना रहा हूं, समझाना ये बाद में है जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन को कवर कर रहे होंगे। लेकिन कंपैरेटिव फॉर्म में आपको पता हो कि कंसेप्ट क्या। आगे चलते हैं। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस, कंज्यूमर को प्राइसेस का परफेक्ट नॉलेज हो, इसका मतलब क्या है? देखिए मार्केट में कितने सेलर, अब थोड़ा सोचना जरा साथ साथ, सेलर्स कितने हैं? थोड़े बहुत के बहुत ज्यादा? जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक जैसी है या फर्क है? बताइए क्या हर सेलर को अपनी अलग अलग प्राइस चार्ज करनी चाहिए? क्या प्रोडक्ट की एक ही प्राइस होनी चाहिए? फर्ज कीजिए एक सेलर कहता है लो प्रोडक्ट मेरी, प्राइस भी मेरी मर्जी की, मैं ज्यादा प्राइस रखूंगा, बताइए क्या होगा? कोई खरीदेगा नहीं। अल्टीमेटली उसे उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा जिसपे बाकी सारे बेच रहे हैं। लेकिन याद रखें, फर्ज कीजिए पूरी हफीज सेंटर, उसमें सबसे पहले हमारी दुकान आती है और पीछे बाकी सारी मार्केट की प्राइस जो है वो 50,000 है। हमने मोबाइल, वही मोबाइल हमने उस बंदे को कहा भाई 55,000 में, उस कंज्यूमर को नहीं पता कि यही मोबाइल बाकी दुकानों पे 50,000 पे बिक रहा है। क्या वो रिस्क है, चांस है कि वो हमसे महंगा मोबाइल खरीद लेगा? लेकिन अगर उसे पता होगा कि बाकी की सारी मार्केट पे 50,000 का, फिर खरीदेगा? तो कहता है यहाँ पे अजम्पशन है कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस का। क्या कहना चाह रहा है? कंज्यूमर को मार्केट में हर दुकान की प्राइस का पता होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर ये ट्रू हो जाए कंडीशन, कंज्यूमर को मार्केट में हर सेलर की प्राइस का पता हो, तो बताइए क्या एक सेलर दूसरे सेलर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है? कि सबको सेम प्राइस ही चार्ज करनी पड़ेगी? सबको सेम प्राइस ही चार्ज करनी पड़ेगी। क्या फिर बताइए गौर से सोच के समझ के कि क्या अगर प्रोडक्ट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, प्रोडक्ट भी एक जैसी है और प्राइस मार्केट में, क्या एक सेलर दूसरे सेलर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज है। अगर कोई दूसरी प्राइस चार्ज करेगा तो कंज्यूमर जो है वो कहेगा नहीं भाई, मैं तो दूसरा बंदा कम प्राइस में बेच रहा है, मैं तो उसके पास जाके खरीद लेता हूं। तो इसका मतलब हुआ क्या? मैं एक टेक्निकल स्टेटमेंट कोट करने लगा, आपने उसे यस या नो करना है। परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट या सेक्टर में कोई भी एक फर्म अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। ये बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी देर बाद फिर पूछूंगा, देखूंगा भूल तो नहीं गए। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आर नेग्लिजिबल। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नेग्लिजिबल होने चाहिए, ना होने के बराबर, क्योंकि अगर प्राइस में फर्क तो है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी आ जाती है। जैसे फर्ज कीजिए कि हम हफीज सेंटर पे वही मोबाइल बेच रहे हैं 51,000 का, हाल रोड पे वही मोबाइल बिक रहा है 50,000 का, लेकिन कंज्यूमर के आने जाने पे 5,000 रुपया खर्च हो जाएगा, 500 आने पे 500 जाने पे। प्राइसेस डिफरेंट है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी है। बताइए अगर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नेग्लिजिबल ना हो, नेग्लिजिबल मीन बराए नाम जीरो ना हो, तो क्या फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में खर्चा लगेगा, फिर प्राइसेस सेम हो सकती हैं, फिर डिफरेंट प्राइसेस भी चार्ज की जा सकते हैं, क्योंकि फर्म को पता है
कि मेरी प्राइस हालांकि डिफरेंट है, लेकिन उसे ये भी पता है कंज्यूमर उधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसका आने जाने में खर्च लग जाएगा। तो उस सूरत में प्राइस डिफरेंट हो सकती है। लेकिन याद रखें परफेक्ट कंपटीशन में हमारी अजम्पशन क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नेग्लिजिबल हो, ना होने के बराबर हो। ये बात समझ आ गई? ये इतनी ज्यादा अहम अजम्पशन नहीं। हाँ, एग्जाम में जब लिख रहे होंगे ना तो सारी अजम्पशन एक जैसी हैं, सबका उसने एक एक नंबर दिया होगा, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ये अजम्पशन इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। फिफ्थ, इसके ऊपर ज्यादा गौर नहीं करना, बस समझ आ गई, बस ठीक है, काफी आगे चलना है। जो शुरू वाली हैं ये ज्यादा अहम, उसके बाद आगे वाली भी अहम आने वाली है। सिक्स, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइज। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। देखिए ये लिंक कर रही है फ्री एंट्री एंड एग्जिट के साथ, ठीक है। अगर मुझे बताइए फैक्टर, एक बंदे ने मशीनरी खरीदी, इंस्टॉल कर दी, अगर मशीनरी को आसानी से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, दूसरी मार्केट में शिफ्ट किया जा सकता है, तो बताइए क्या ये प्रोड्यूसर के लिए, ओनर के लिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट है कि बैरियर्स टू एंट्री है? फ्री एंट्री है। और ये किस वजह से है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मोबिलाइज कर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे हैं जो मोबिलाइज नहीं हो सकते, जो मोबिलाइज नहीं हो सकते, तो बताइए क्या सेलर आसानी से फ्री एंट्री एंड एग्जिट कर सकता है? तो इसका मतलब ये इंटर रिलेटेड हुई। अगर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगी, एंट्री भी फ्री एंट्री एग्जिट हो सकती है। अगर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी प्रॉब्लम होगी। छोटी सी एग्जांपल समझते हैं। मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली एक फर्म पाकिस्तान में आना चाहती है, वो कहते हैं हम भी लोगों को बिजली मुहैया करेंगे। बताइए क्या ये इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट, इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट है कि बैरियर्स टू एंट्री है? बैरियर्स टू एंट्री। पहली बार गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकता है लाइसेंस ही ना दे। दूसरी बात, इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं फिक्स्ड होते हैं, उसमें मोबिलिटी ऑफ फैक्टर नहीं होते। जैसे उन्हें पूरे पाकिस्तान में खंबे लगाने पड़ेंगे। अगर भाई वापडा वाले उन्हें कहेंगे अच्छा ठीक है हमारे खंभों पे आप अपनी तारें भी बिछा लें, तो कभी नहीं कहेंगे कि पाइटर है। तो दूसरी कंपनी को पूरे पाकिस्तान में खंबे, अच्छा इसके बाद फर्ज कीजिए उन्हें पता चले कि जी ये बिजनेस ना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या वो इजीली एग्जिट कर सकते हैं? वो खंबे तारे लपेट के किधर जाएंगे? तो इसीलिए याद रखें मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इजीली एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज किया जा सकता है। इसमें अब सबसे अहम कंसेप्ट सुने इसमें जो यूज करना मैंने आगे। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मोबिलिटी है तो आप आसानी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो सकते हैं। यानी अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मोबिलिटी है तो जिस जगह सप्लाई ज्यादा होगी, जिस जगह डिमांड ज्यादा होगी, आप वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे सप्लाई ज्यादा करने के लिए, और जिस जगह पे डिमांड कम होगी वहां से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। यानी अगर आप प्रोड्यूसर हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मोबिलिटी है तो आपके सामने मार्केट्स हैं, जिस जगह से डिमांड कम होगी वहां से आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को निकाल देंगे, और जिस जगह पे डिमांड ज्यादा होगी वहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड कर देंगे। भाई क्यों? इसलिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इजीली मोबिलाइज किए जा सकते हैं। तो बताइए इसका फायदा है कि नहीं? फ्री एंट्री एंड एग्जिट का भी फायदा, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का भी फायदा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो पता ही आपको, परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब समझ आ गया? एक इंडस्ट्री से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकते हो, दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर सकते हो। यहां क्लियर? नेक्स्ट, फर्म्स आर एफिशिएंट। फर्म्स आर एफिशिएंट का मतलब क्या होता है?
एफिशिएंट का मतलब होता है ऐसी फर्म जो कम से कम खर्चे में काम कर रही हो, जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो, एवरेज कॉस्ट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है भैया? एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी फर्म जो के मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे काम कर रही हो। भाई मैं इन भाई को एक काम दूं, इनको भी एक काम दूं, ये 1000 रुपये में काम कर रहे हैं, ये 800 में काम कर रहे हैं, बताइए मैं क्या कहूंगा दोनों में से कौन एफिशिएंट है? दूसरे वाले पे, जिसने कम कॉस्ट में किया है। तो एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है कॉस्ट मिनिमम होने से। एफिशिएंसी का ताल्लुक किससे होता है? कॉस्ट मिनिमम होने से। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है एफिशिएंट, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म है एफिशिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई फर्म इनएफिशिएंट भी होगी। कौन सी वाली फर्म इनएफिशिएंट होगी? इम्परफेक्ट की फर्म। तो इनएफिशिएंट, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में फर्क समझ आया? एफिशिएंट का मतलब क्या है? फर्म के एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे अपने काम चला रही है, ऑपरेशन कर रही है अपने। और इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट एवरेज जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, फर्म ऑपरेट, वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे नहीं कर रही। भाई ये एफिशिएंसी और इनएफिशिएंट का कंसेप्ट समझ आ गया? इसके बाद अच्छा, ये साथ साथ जो मैं बिल्ड कर रहा हूं दूसरे कंसेप्ट, इसको भी समझ रहे हैं ना? इसका एक मकसद तो ये है कि ये कंसेप्ट कंपैरिजन में वो समझ आ जाए। इसका दूसरा बड़ा मकसद ये है कि जब मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जाऊं तो ये कंसेप्ट आपको उस वक्त नए ना लगे, आपको बेस बने हो। फिर फर्म्स आर प्राइस टेकर्स लिखा है कि मेकर्स लिखा है? फर्म्स आर प्राइस टेकर, मेकर नहीं है। अच्छा, मेकर कौन होता है? प्राइस मेकर, जो अपनी प्राइस खुद बनाए, प्राइस मेकर है। टेकर कौन होता है? जो अपनी प्राइस खुद ना बनाए, कहीं से ले। प्राइस मेकर और प्राइस टेकर में क्या फर्क है? प्राइस मेकर जो अपनी प्राइस खुद डिसाइड करे कि क्या प्राइस होगी, प्राइस टेकर जो खुद प्राइस डिसाइड ना करे, कहीं से प्राइस ले। अच्छा ये बताइए, परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म प्राइस मेकर है कि प्राइस टेकर है? जी, प्राइस टेकर है। अच्छा मुझे बताइए, क्या ऊपर वाले किसी कैरेक्टरिस्टिक से ये साबित हो रहा है कि फर्म प्राइस टेकर है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म से, होमोजेनियस प्रोडक्ट से। मार्केट में बहुत से सेलर बैठे हुए हैं, हर एक की प्रोडक्ट एक जैसी है, क्या कोई एक प्रोड्यूसर अपनी प्राइस को बढ़ा सकता है, चेंज कर सकता? नहीं, मजबूरन बढ़ाना चाहे भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ाता है तो कोई उससे नहीं खरीदने आएगा। प्रोडक्ट्स एक जगह, वो कहेगा भाई ये भी वही प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, तुमसे क्यों खरीदूं, साथ वाले से क्यों ना खरीद लूं? ठीक है, तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस अच्छा यहाँ पे प्राइस टेकर लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है प्राइस टेकर एक कंसेप्ट है, तो फिर प्राइस मेकर भी कोई कंसेप्ट होगा। अच्छा, और वो कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ेंगे? मुझे लगता है कि इम्परफेक्ट, अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहां जाके पढ़ेंगे। अंदाजा लगा रहे हैं, असूली तौर पे तो होना चाहिए। जी हाँ जी, तो बताइए क्या कंडीशन या फीचर समझ आ गई आपको? पहले, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, क्लियर, यानी छोटी छोटी बहुत ज्यादा फर्म। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स एक जैसी है, डिफरेंशिएटेड नहीं है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, कोई बैरियर टू एंट्री नहीं है, ना लीगल, ना स्ट्रेटजिक, ना स्ट्रक्चरल। परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइसेस है, कंज्यूमर का पता है कौन सी चीज किस दुकान पे किस रेट पे बिक रही है, पूरी मार्केट का पता है उसे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर नेग्लिजिबल, एक जगह से दूसरे सेलर के पास जाने के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। फर्म्स आर एफिशिएंट, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। फर्म्स आर प्राइस टेकर, प्राइस टेकर है, मेकर नहीं, यानी खुद से प्राइस नहीं डिसाइड करती, बल्कि कहीं से प्राइस, अच्छा कहां से प्राइस ले रही है वाला? मार्केट से। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम,
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए। अच्छा बताइए, छोटी डायग्राम से समझा दूं कि बड़ी डायग्राम? छोटी डायग्राम नहीं, फिर ये मिटाना पड़ेगा। मिटा दें, चले मर्जी आपकी। अब देखिए, ये है मार्केट। इसके पैरेलल तकरीबन हमने कर्व खींचा, ऊपर नीचे नहीं, पैरेलल। ये है फर्म, इधर आउटपुट आ गया और इधर रेवेन्यूज वगैरह, आउटपुट या क्वांटिटी, और इधर भी प्राइस। मार्केट में बताइए प्राइस कैसे डिसाइड होती है? मार्केट बताएं, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है? डिमांड, सप्लाई, और ये आ गई प्राइस। बताइए, ये जो डिमांड है एक इंडिविजुअल फर्म की डिमांड है कि सारी मार्केट की कलेक्ट? ये इंडिविजुअल कंज्यूमर की नहीं है, सारी मार्केट की कलेक्टिव। ये सप्लाई इंडिविजुअल फर्म की है कि कलेक्टिव सबकी? तो जब कलेक्टिवली डिसाइड हो गया कि प्राइस ये होगी, तो अब ये वाली फर्म जो इंडिविजुअल फर्म है, ये इंडिविजुअल है, ये कलेक्टिव है। इंडिविजुअल फर्म ने प्राइस कौन सी वाली सेलेक्ट करनी है? अपनी मर्जी की? क्या नहीं, वही जो मार्केट में चल रही है। कौन सी चल रही है? ये प्राइस। इसका मतलब है इसकी प्राइस होगी हमारे सीधी लाइन। सीधी लाइन कैसे आई? मार्केट से। बताइए, ये अपनी प्राइस खुद बना रही है, जिसके हमने आपको याद है नाम दिया था, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन, याद है? उसके पीछे ये स्टेशन थी। यानी प्राइस टेकर कहां से टेक कर रही है? प्राइस मार्केट से। इसी से प्राइस टेकर कहते हैं। अपनी मर्जी से प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्राइस टेकर भी समझ आ गया। अब सुन लीजिए, हमसे या तो पूछेगा कंडीशन या फीचर्स बताओ परफेक्ट कंपटीशन के, या कहेगा मुझे इक्विलिब्रियम बताओ परफेक्ट कंपटीशन का। क्या बताओ? किसका? हमने ध्यान से देख लेना है कि परफेक्ट कंपटीशन का कह रहे हैं कि इम्परफेक्ट का, और फिर ध्यान से यह भी देखना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कह रहा है कि शॉर्ट रन कह रहा है। ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कह रहा है कि अगर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कह रहा है, ध्यान में रखिएगा, एक परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। एक परफेक्ट कंपटीशन की फर्म शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, सब नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। भाई कुछ बात समझ आई? नहीं, फिर से सुनिए। अगर हमसे कहे कि परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म का इक्विलिब्रियम ड्रॉ करो, हमने सबसे पहले तो ध्यान से देख लिया कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन वाली कह रहा है कि इम्परफेक्ट वाली कह रहा है। उसके बाद हमने ध्यान से देखना है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कह रहा है कि लॉन्ग रन कह रहा है। दोनों में फर्क है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में फर्क है। ठीक है, अब मुझे बताएं, थोड़े अरसे के लिए तो कोई कंपनी नुकसान पे चल सकती है, थोड़े अरसे के लिए तो कोई कंपनी नुकसान पे चल सकती है। क्या लंबे अरसे के लिए कोई कंपनी नुकसान पे चल सकती है? नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। थोड़े अरसे के लिए तो कोई कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, लंबे अरसे तक कोई कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। नहीं हो गए, आप हो जाना चाहिए। नहीं, आप ये सोचें, आप कहें नहीं ये लॉस वाली बात तो समझ आती है कि थोड़ा बहुत 2-4 महीने तक तो कोई हम डस बर्दाश्त कर सकते हैं,
नुकसान हो गया ठीक है बैठे रहेंगे फ्यूचर की में, लेकिन अगर मुसलसल साल साल तक नुकसान होता रहो तो कोई भी प्रोड्यूसर फर्म ऐसा नहीं होती साल साल तक नुकसान बर्दाश्त करे फिर भी चलाते रहे, वो कहते भाई बंद करो इसको कोई और काम शुरू करते हैं। तो ये तो समझ में आता है, हाँ टीचिंग करते हैं, सारे नुकसान मैंने ही तो किए पूरे पाकिस्तान के। कोई फर्म ये तो समझ आता है कि कोई फर्म शॉर्ट रन में हो सकता है सब नॉर्मल प्रॉफिट कर, लॉस लॉन्ग रन में सब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, ये समझ आ गया। शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, ये भी समझ में आया। शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, ये भी समझ में आता है। लेकिन लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रॉफिट होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कंसेप्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। अगर आई क्या पूछे परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बनाओ, कौन से वाला इक्विलिब्रियम बनाएंगे? जिसने सुपर नॉर्मल सब नॉर्मल बनाया 0 नंबर मिलेगा, चाहे डायग्राम टेक्निकली करेक्ट हो। फिर बताइए आई क्या पूछे परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम बनाओ, कौन सी डायग्राम बनाएंगे? अगर आई क्या पूछे परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम बनाओ, कौन सी बनाएंगे? तीनों बनाए थे, तीनों बनाए, कोई इशू नहीं। कितना टाइम लगता है? 5-6 मिनट, 15 मिनट तो एक्सप्लेनेशन के साथ लगेंगे ना, एक्सप्लेनेशन का 5-6 मिनट लगेंगे। परफेक्ट कंपटीशन, अच्छा एग्जाम में सुन ले, कभी भी नहीं कहेगा कि परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट बनाओ, परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाओ, सब नॉर्मल बनाओ, कभी भी नहीं कहेगा। क्या कहेगा? क्या परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम शो करवाओ, हम ऑटोमेटिकली समझ आए ये तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। एग्जाम में कहेगा परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बताओ, कभी नहीं कहेगा सुपर नॉर्मल सब नॉर्मल। हमें पता होना चाहिए कि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल भी हो सकता है, सब नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, और नॉर्मल भी हो सकता है। ये बात समझ आई? अच्छा अब अगला कंसेप्ट है समझाना कल है, बेस कंसेप्ट अभी क्लियर करना चाह रहा हूं, नहीं कल तक मुझे भूल ना जाए कंसेप्ट, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी सुन ले ताकि कल मुझे याद करवा दीजिएगा वो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? अच्छा भाई परसों आ जाना, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूं, उसी तरफ आ रहा हूं। करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है, करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने, देखिए सारी समझ आ गई। मुझे यह बताइए शॉर्ट रन में कोई परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है? कर सकती है? क्या लॉन्ग रन में कोई परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है? क्यों? शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। वो कह रहे हैं सर अगर लॉन्ग रन में कोई भी कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी तो जो मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर हैं वो देख के कहेंगे इतना ज्यादा मुनाफा इस बिजनेस में, और चूंकि बिजनेस में आना बहुत आसान है वो बड़ी आसानी से बिजनेस में आ जाएंगे, कहेंगे हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। और जैसे जैसे मार्केट में सप्लायर ज्यादा आते जाएंगे, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्राइस, अब देखें मार्केट में जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस कम होती जाएगी, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किधर हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये बात समझ आई कि शॉर्ट रन में तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल सब नॉर्मल तीनों हो सकते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बात समझ आ गई? नहीं अभी भी नहीं आई।
नहीं अभी नहीं, एक और एग्जांपल से मुझे ये बताइए। अच्छा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है शॉर्ट रन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है शॉर्ट रन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, लॉन्ग रन में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्री एंट्री है, सब नए सप्लायर आ जाएंगे, कंपटीशन ज्यादा की वजह से सप्लाई बढ़ी, प्राइस कम हुई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गायब। क्या लॉन्ग रन में सब नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है? इसका जवाब है वो भी नहीं हो। क्यों भाई? जिस तरह एंट्री फ्री है उस तरह एग्जिट भी तो फ्री है। तो जब सब नॉर्मल प्रॉफिट आएगा तो जिनको वारा नहीं खा रहा वो मार्केट को छोड़ देंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी, सब नॉर्मल अल्टीमेटली नॉर्मल पे फिट हो जाएगा। ये कंसेप्ट, अच्छा मुझे याद आ गया, ये तो हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि डिस इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की तरफ मूव हो जाए, चाहे सरप्लस हो चाहे शॉर्ट है। तो ये उसी जैसा कंसेप्ट। अब आपने क्या करना है? आपने घर जाके तसल्ली के साथ इनको पढ़ना है, समझना है और याद करना है। क्या करना है? पढ़ना है, समझना है, याद करना है और डायग्राम बना के लानी है। पर हाँ, अब सुन ले, परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम भी और परफेक्ट कंपटीशन का शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी हेडिंग के साथ पता चले परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। उस दिन बार बार लेक्चर में मुझे कह रहे थे ना परफेक्ट, नहीं सर दोबारा करें, अब मेरी बारी है। हर डायग्राम पे आपने ये लिखा हो परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, हर डायग्राम पे ये लिखा हो लॉन्ग रन है कि शॉर्ट रन है, हर डायग्राम पे ये लिखा हो नॉर्मल है सुपर नॉर्मल के सब। ये तीन चीजें मैंने हर डायग्राम पे चेक करनी है। कौन कौन सी तीन चीजें? कंपटीशन परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है, प्रॉफिट कौन सा है। चार अच्छा ज्यादा नहीं काम, सिर्फ चार, क्योंकि मुझे पता है कि आपने आधा घंटा तो लग जाएगा आपको ये याद करने में, 15 मिनट लग जाएंगे आपको ये डायग्राम बनाने में और सवा घंटे में आपने पिछले सारे कंसेप्ट रिवाइज करने होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं, आपको असाइनमेंट ज्यादा नहीं दे रहा ताकि टाइम कम लगे। लेकिन कल का दिन छुट्टी का है, जाया नहीं करना, रिवीजन करनी है।